ओपन नहीं कर पाते क्योंकि ऑक्यूलर मसल वीकनेस होती है, लेकिन इन लोगों में आई इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरी बात, इसमें कौन सा कैंसर हो सकता है? थाइमोमा। इसमें कौन सा कैंसर होता है? स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। नेक्स्ट देखे इनिशियल ट्रीटमेंट। अगर एग्जाम में आ जाए कि इनिशियल ड्रग क्या देंगे, व्हाट इज द इनिशियल ड्रग वी शुड गिव फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की जो इनिशियल ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज नियोस्टिगमीन। ये क्या है? नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन इज अ ड्रग विच वी कैन गिव इनिशियली इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि मसल वीक हुए हैं, क्योंकि मसल पे कौन सा बंदा काम नहीं करता? एसिटाइलकोलिन। नियोस्टिगमीन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को क्या करता है? बढ़ाता है। एसिटाइलकोलिन लेवल बढ़ाता है ताकि एसिटाइलकोलिन बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा वो किस पे काम करें? रिसेप्टर पे, और मसल क्या हो जाए? कंट्रैक्ट हो जाए और उसकी वीकनेस कम से कम हो जाए। और आखिर में लेके लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ये अलग एमसीक्यूज है लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? पायरिडोस्टिगमीन देंगे। तो ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों ने केयरफुली करने हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि माइस्थीनिया ग्रेविस की इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है, आंसर विल बी नियोस्टिगमीन। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या है, तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज ऑलवेज व्हाट? आंसर इज पायरिडोस्टिगमीन। इसका वजह क्या है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द रीजन? कि एक ये देखे आप लोगों को मैं क्लू बताता हूँ, नियोस्टिगमीन और पायरिडोस्टिगमीन ये एक फैमिली के ड्रग है, और इन दोनों ड्रग की वजह से हम किस चीज की लेवल को बढ़ा सकते हैं? एसिटाइलकोलिन। फिर ये क्यों पहले देते हैं, ये क्यों बाद में देते हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि नियोस्टिगमीन हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये पहले इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट को क्विक रिलीफ मिल जाए, और फिर पेशेंट को लॉन्ग टर्म अगर एक ड्रग लेना है जिसका ड्यूरेशन क्या हो? लॉन्ग हो, तो पायरिडोस्टिगमीन विल बी द ड्रग। पायरिडोस्टिगमीन हैज अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डी फॉर ड्यूरेशन, पायरिडो के अंदर डी है तो डी फॉर ड्यूरेशन। ये लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन है तो ये ज्यादा टाइम तक काम करता है। लेकिन अगर माइस्थीनिया ग्रेविस का एक पेशेंट अभी डायग्नोज हो जाए, अभी इस टाइम पे, तो हमें क्विक रिलीफ के लिए शॉर्ट टर्म ड्रग देना है, एंड दैट इज कॉल्ड नियोस्टिगमीन। तो नियोस्टिगमीन क्विक रिलीफ देता है, क्विक रिलीफ फॉर शॉर्ट टाइम। लेकिन पायरिडोस्टिगमीन ये रिलीफ तो दे सकता है लेकिन लॉन्ग रन में दे सकता है, इसलिए हम कंटिन्यूएशन थेरापी में देंगे। लॉन्ग टर्म थेरापी में हम एज अ कंटिन्यूअस ड्रग पायरिडोस्टिगमीन देंगे। क्लियर है? सो दिस इज द क्वेश्चन वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम कि भाई आप लोगों से लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस और सिंपल माइस्थीनिया ग्रेविस में जरूर क्वेश्चन होगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? जी ओके ठीक है कि एक में आई का मसला नहीं है, दूसरे में है। हम कहते हैं दोनों में मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। वजह यह है उस मसल की जो प्रॉक्सिमल है आपकी लिम्स में है, अपर लिम और लोअर लिम, क्योंकि आई की जो मसल है इट इज आल्सो इनर्वेटेड बाय सम अदर न्यूरोट्रांसमीटर, नॉट ओनली एसिटाइलकोलिन। तो अगर इसमें एसिटाइलकोलिन ना भी आए तो अदर न्यूरोट्रांसमीटर आर देयर टू कंट्रैक्ट द आई मसल। इसका मतलब यह है प्योरली प्रॉक्सिमल मसल दोनों में खराब होंगी, लेकिन आई का मसल सिर्फ किस में खराब होगा? माइस्थीनिया ग्रेविस में होगा। ठीक है? तो ऑक्यूलर मसल इसमें जाएंगे ज्यादा। नेक्स्ट देखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू रिमेंबर फॉर एग्जाम पर्पस। अ 35-year-old female presented with complaint of progressive skin tightness, dysphagia मीन डिफिकल्टी ईटिंग द फूड, मतलब खुराक खाने के दौरान उसको डिफिकल्टी होती है। तो डिफिकल्टी एंड swallowing द फूड इज कॉल्ड dysphagia। ठीक है? लॉस ऑफ एपिटाइट, माइल्ड वेट लॉस,
and on examination there is red spots on the face and a hardening of the fingers. Diagnosis. What is this? 35-year-old female presented with complaint of progressive tightness of the skin. उसकी जो स्किन elasticity है वो क्या होती जा रही है, खत्म हो जा रही है और वो टाइट होता जा रहा है. देखिए जब स्किन टाइट हो जाता है उसके अंदर रिंकल खत्म हो जाते हैं. रिंकल इस पेशेंट में नहीं होंगे क्योंकि लूज स्किन के अंदर क्या होते हैं, रिंकल्स होती है. सो टाइटनेस मीन ये लोग जब इस तरह स्किन पे इस तरह हाथ रखते हैं उसको स्किन में एक नरमी, मतलब ये कि एक वो नरमी जो है ना वो सॉफ्टनेस महसूस नहीं करते. इसकी स्किन लाइक पेपर क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है. एक पॉइंट. डिस्पेजिया होता है लॉस ऑफ एपेटाइट और माइल्ड वेट लॉस और रेड स्पॉट है उसकी फेस पे, रेड स्पॉट डॉट की शक्ल में, और इसकी फिंगर भी बहुत क्या है, हार्ड है. अब इस कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट सिंड्रोम. इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम. क्रेस्ट सिंड्रोम भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है. इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक क्या है, अननोन है. लेकिन क्रेस्ट सिंड्रोम का मतलब क्या है, देखें CREST, क्रेस्ट सिंड्रोम. ठीक है. C स्टैंड फॉर इन लोगों के अंदर कैल्सिनोसिस होता है. C फॉर कैल्सिनोसिस. दीज पीपल डिवेलप कैल्सिनोसिस, abnormal calcium deposition in the nails as well as in the kidney, that is known as calcinosis. Calcinosis का मतलब ये है कि abnormal deposition of calcium in multiple parts of the body, मतलब बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में अगर कैल्शियम की abnormal deposition हो जाए उसको क्या कहते हैं, कवस, that is called calcinosis. फिर जनाब इन लोगों में there is Raynaud phenomena. Raynaud phenomena. Raynaud phenomena का मतलब क्या है, Raynaud phenomena there is vasoconstriction in the fingers, मतलब जो हैंड है उसकी फिंगर से उसमें विसल की क्या होती है, कंस्ट्रक्शन. अगर विसल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो जाए ब्लड फ्लो टू द फिंगर क्या हो जाएगी, कम. और अगर ब्लड फ्लो फिंगर को न मिलेगी तो उसमें RBC क्या होगी, कम. तो वो एरिया रेड नजर आएगा कि ब्लू. सो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फिंगर इज कॉल्ड Raynaud phenomena. यार जब ज्यादा ठंड होता है सर्दी मौसम में, मतलब दिसंबर में या इस जनवरी के मौसम में, जब बंदा बाहर फॉर एग्जाम्पल निकलते सुबह सवेरे तो ठंड की वजह से जब इंसान अपने हाथों को देखता है ब्लूइश नजर आती है कि नहीं. ये ब्लू इसलिए होते हैं कि आपकी ट्रांजिएंट वेजो क्या होती है, कंस्ट्रक्शन. हाथ के फिंगर में अगर विसल कंस्ट्रक्ट हो जाए और उसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द फिंगर क्या हो जाए, कम, और वो हमें फिंगर फिर क्या नजर आए, ब्लू फिंगर नजर आए, उसको Raynaud phenomena कहते हैं. तो ब्लू फिंगर इज कॉल्ड ऑफ Raynaud phenomena. और नंबर थर्ड E फॉर esophageal dysmotility. esophageal dysmotility, ठीक है, dysmotility, esophageal dysmotility. इसका मतलब ये है, देखिए जब हम फूड खाते हैं एसोफेगस का काम क्या है, एसोफेगस इज अ सिंपल फूड पाइप. इसका काम यह है कि जो खुराक हम खाते हैं ओरल कैविटी से स्टमक तक फूड का पहुंचाने का काम किसका है, एसोफेगस का है. अब एसोफेगस में फूड नीचे कैसे जाएगा, जब वो रिपीटेड क्या करे, पेरिस्टालिसिस करे. पेरिस्टालिसिस का मतलब है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. तो अगर एसोफेगस की मोटिलिटी कंट्रैक्शन खराब हो जाए तो फिर एसोफेगस न कंट्रैक्ट होगा न रिलैक्स होगा. तो जब हम फूड खाएंगे वो नीचे जा सकेगा नहीं, और जब फूड नीचे नहीं जाएगा द पेशेंट विल कंप्लेनिंग ऑफ डिस्पेजिया. difficulty and the swallowing in this patient is due to esophageal dysmotility. तो जब esophagus में loss of peristalsis mean repeated contraction relaxation खत्म हो जाए, इस वजह से पेशेंट को खुराक खाने के दौरान डिफिकल्टी होगी और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिस्पेजिया कहते हैं. क्लियर है. एस फॉर स्क्लेरोडेक्टाइली. स्क्लेरोडेक्टाइली, डेक्टाइल का मतलब क्या है, डेक्टाइली डिजिट्स को कहते हैं. स्क्लेरो का मतलब हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ द डिजिट्स. इन लोगों की फिंगर जब हम टच करते हैं दे वेरी वेरी हार्ड लाइक वुड. वुड जो होता है ना बिल्कुल लकड़ी,
اس کی طرح اس کی فنگر کیا ہو جاتی ہے؟ ہارڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ ہارڈنس، یہاں پہ میں نے لکھا ہے آن ایگزامینیشن دیر از دا ہارڈنگ آف فنگر، فنگر کی ہارڈننگ کو اسکلیروڈیکٹائلی کہتے ہیں. اور ٹی فار ٹیلنجیکٹیشیا، ٹیلنجیکٹیشیا، ٹی فار ٹیلنجیکٹیشیا، abnormal dilatation of smaller capillary، abnormal dilatation of small capillaries، abnormal dilatation of small capillaries، چھوٹے چھوٹے کیپلری جو ہوتی ہے اس کی abnormal dilatation ہوتی ہے اسپیشلی ان دا فیس ایریا. اور جب ڈائلیٹ ہو جائے کیپلری تو اس میں بلڈ ریٹینشن زیادہ ہوگا کہ کم؟ زیادہ. تو کیپلری تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، اس بلڈ ریٹینشن کی وجہ سے ہمیں ریڈ کیا نظر آئیں گے؟ اسپاٹس نظر آئیں گے. تو ریڈ اسپاٹس آن دا فیس از ڈیو ٹو abnormal dilatation of capillary in the face، that is called telangiectasia. تو دیکھیں if a person having calcinosis, abnormal calcium deposition leading to Raynaud phenomena with esophageal dysmotility, sclerodactyly and telangiectasia، ان سب چیزوں کی کمبینیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسپ سنڈروم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرسپ سنڈروم. تو کرسپ سنڈروم میں کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں جی 5 چیزیں ہیں. CREST کتنی چیزیں ہیں؟ 5. ان 5 میں سے اگر کوئی بھی 3 آ جائے پیشنٹ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کرسپ سنڈروم. تو ادھر پیشنٹ میں سکن ٹائٹنس ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو ٹائٹنس سکن کی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ سکن کی جو سیل ہے وہ ٹائٹ ہوتے جا رہے، اسکلیروز ہوتے جا رہے، سخت ہوتے جا رہے. دوسری بات ڈسپیجیا ہے کہ نہیں؟ تو ڈسپیجیا از اسوفیجل ڈسموٹیلٹی. پھر اس پیشنٹ میں ریڈ اسپاٹ ہے کہ نہیں؟ دیٹ از ٹیلنجیکٹیشیا. اور ہارڈننگ آف دا فنگر اسکلیروڈیکٹائلی. تو ایٹ لیسٹ ان 5 میں سے اگر سینیریو کے اندر 3 چیزیں بھی آ جائے تو آپ لوگوں کس کی ڈائگنوز بنائیں گے؟ کرسپ سنڈروم. اور اگر ایگزام میں کرسپ سنڈروم نہیں آیا تو پی ایم سی کے گائیڈ لائن میں جو ایک ٹاپک دیا ہے اس کرسپ سنڈروم کو ان لوگوں نے ایک اور نام دیا ہے، شاید وہ بھی آ سکتا ہے. اس پیشنٹ کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ اس پیشنٹ میں ہر ایک چیز کی جو الاسٹیسٹی ہے وہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر ایریا کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہارڈ ہوتا جا رہا ہے. ہارڈننگ آف دا ٹیشو از کالڈ اسکلیروسس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکلیروسس. اور ان لوگوں میں ایک جگہ ہارڈ ہے کہ ملٹیپل سسٹم انوالو ہے؟ ملٹیپل. جی آئی ٹیز میں ہے کہ نہیں؟ ایسوفیگس. اوکے. اس میں سکن انوالو ہے کہ نہیں؟ تو ڈرماٹولوجیکل پرابلم. اس میں ڈیجٹس انوالو ہے، فار ایگزامپل روماٹولوجی ڈیجٹس انوالو ہے، فنگر یہ انوالو ہے. تو ایسا کنڈیشن جس میں ایک سے زیادہ سسٹم میں کیا ہو جائے؟ ٹیشو کی ہارڈننگ ہو جائے تو اس ڈیزیز کو سسٹمک اسکلیروسس بھی کہتے ہیں. دس ڈیزیز از آلسو نون ایز اے سسٹمک اسکلیروسس. تو a condition characterized by hardening of the tissue in multiple system that is known as a systemic sclerosis. اور systemic sclerosis is also known as a Crisp syndrome. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ Crisp syndrome بھی ہے اور systemic sclerosis بھی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. اگر ایگزام میں کوشچن آئے کہ systemic sclerosis کا پیشنٹ ہے اور اس میں صرف اور صرف انوالو کیا چیز ہے؟ سکن ہے. اور ایک پیشنٹ ہے اس میں انوالو ہے سکن، جی آئی ٹی، ہاں جی، سی وی ایس، مطلب ملٹیپل سسٹم. when a patient presented to you with only a progressive skin tightness, that's it. skin tightness جس میں ہو جائے اور سر نے یہ بھی دیا ہے کہ پیشنٹ کو کون سا ڈیزیز ہے؟ سسٹمک اسکلیروسس ہے، لیکن اس کا صرف کیا انوالو ہے؟ سکن. اس کو ہم کہتے ہیں لمیٹڈ سسٹمک اسکلیروسس. لمیٹڈ کہ ڈیزیز لمیٹڈ ہے سکن تک. If systemic sclerosis disease only affects skin، اگر یہ صرف skin کو affect کرے تو disease is called limited systemic sclerosis. لیکن اگر question اس طرح آ جائے، یہ میں نے جو آپ لوگوں کو دیا ہے یہ limited ہے کہ یہ systemic ہے، یہ systemic ہے، اس میں جی آئی ٹی پرابلم بھی ہے، اس میں skin پرابلم بھی ہے، اس میں finger پرابلم بھی ہے، that is called diffuse systemic sclerosis. diffuse systemic sclerosis. تو ایک دفعہ ایم سی کیوز یہ بھی آیا ہے کہ سسٹمک اسکلیروسس از کلاسیفائڈ انٹو ہاؤ مینی ٹائپس؟ 2 ٹائپس. لمیٹڈ سسٹمک اسکلیروسس اینڈ ڈیفیوز سسٹمک اسکلیروسس. تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں ضرور یاد رکھیں کہ جو لمیٹڈ سسٹمک اسکلیروسس ہے اس میں صرف اور صرف سکن انوالو ہوگا. جو ڈیفیوز ہے اس میں سکن کے ساتھ اور بھی ملٹیپل سسٹموں انوالو ہوں گے. کلیئر ہے؟ تو جو کرسپ سنڈروم ہے، کرسپ سنڈروم یہ ڈیفیوز میں آئے گا کہ لمیٹڈ میں آئے گا؟ کرسپ سنڈروم. ہاں
या डिफ्यूज में आएगा, इसमें मल्टीपल सिस्टम आएंगे। तो क्रिस्ट सिंड्रोम मैंने डायग्नोज यहाँ पे क्यों लिखा है, द रीजन इज इट इज अ डिफ्यूज टाइप सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। तो क्रिस्ट सिंड्रोम में एसोफेगस इन्वॉल्व है कि नहीं, इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन मल्टीपल जगहों पे है कि नहीं, और इसमें फिंगर इन्वॉल्व है कि नहीं। तो इसका मतलब इसमें विसल इन्वॉल्व है, विसल मीन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, टेलेंजेक्टिशिया भी हुआ है। तो ऐसा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस जिसमें मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो, इसको डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्रिस्ट सिंड्रोम है। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस स्टिल अननोन, क्लियर है। लेकिन ये ऐसा डिजीज है जिसमें हर सिस्टम की क्या होती है, हार्डनिंग होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेस कोलेजन। ये एमसीक्यूज याद रखें। एक्सेस द मेन पैथोजेनेसिस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये अभी तक मालूम नहीं है कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस क्यों होता है, लेकिन ये बात जरूर मालूम है कि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस उन लोगों में होता है जिन लोगों में एबनॉर्मल किस चीज की डिपोजिशन होगी, कोलेजन प्रोटीन। तो एबनॉर्मल कोलेजन प्रोटीन इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन मेक द एरियाज हार्ड। ये उन एरियाज को क्या बनाता है, हार्ड करता है और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस करता है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखें यहां पे एक और चीज क्लियर करें, न्यूरॉन्स के पार्ट्स कौन बता सकता है आप लोगों में से। न्यूरॉन, द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स थे, 3। देखे न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन का वो पार्ट जो राउंडेड होता है इसको सेल बॉडी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। और सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, इसको सोमा ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं। ये इसके आउटग्रोथ है, ये ज्यादा है कि एक है, ज्यादा है लेकिन छोटे छोटे आउटग्रोथ थे, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये नाम सुने कि नहीं। और अगर सेल बॉडी से एक इस तरह लंबा ब्रांच निकले, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। अब एक एमसीक्यूज आने वाला है, बहुत कॉमनली एंड पॉपुलर एमसीक्यूज। इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीट। वेरी गुड। इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है एंड दैट शीट इज कॉल्ड माइलिन शीट। ये नाम तो सुना है सबने, दैट इज माइलिन शीट। माइलिन शीट हेल्प इन द फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये इम्पल्स की फास्ट कंडक्शन में हेल्प करता है। अब इस माइलिन शीट को बनाने के लिए हमें सेल चाहिए। अब आप लोगों को 2 चीजें याद रहनी चाहिए। देखें हमारे पास नर्वस सिस्टम ये 2 में डिवाइड होता है। इधर देखें क्विकली, जल्दी, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सीएनएस। सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस